ध्यान दीजिए, मैंने द्विवेदी युगीन हिंदी साहित्य पर 2 वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रवृत्तियों पर हमने चर्चा किया। अब आगे देखिए, तो अगली प्रवृत्ति है विविध काव्य रूपों का प्रणयन। इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है विविध काव्य रूपों का प्रणयन। डॉक्टर कृष्णलाल के शब्दों में 25 वर्षों में ही अद्भुत परिवर्तन हो गया। मुक्त के बंदखंडों के स्थान पर महाकाव्य, आख्यान काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, प्रबंध काव्य, गीत काव्य, गीतों से सुसज्जित काव्योपन का निर्माण होने लगा। गद्य में घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, सुसज्जित ऐतिहासिक तथा पौराणिक उपन्यास और कहानियों की रचना हुई। समालोचना और निबंधों की अपूर्व उन्नति हुई। आगे देखिए, अनुवाद कार्य। हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए द्विवेदी जी ने देशी और विदेशी भाषाओं की कविताओं आदि के अनुवाद कार्यों को प्रोत्साहित किया। इसका अच्छा परिणाम यह निकला कि कई गैर हिंदी भाषाओं की अनुवादित कृति हिंदी में उपलब्ध हो गई। माइकल मधुसूदन दत्त की बंगला की 2 कृतियों का मेघनाथ वध और विरहिणी ब्रजांगना नाम से मैथिली शरण गुप्त ने अनुवाद किया। अंग्रेजी साहित्य में गोल्ड स्मिथ रचित कृति का श्रीधर पाठक ने, हर्मिट का एकांतवासी योगी, ट्रेवलर का शांत पथिक, जेस्टिक विलन का उजड़ ग्राम से अनुवाद किया। इसी प्रकार शेक्सपियर, ग्रे, बायरन आदि की कविताएं भी अनुदित की गई। यह अनुवाद कार्य न केवल पद्य में अपितु गद्य विधाओं में भी समान रूप से चलने लगा। इससे तात्कालिक साहित्यकारों और पाठकों की दृष्टि विकसित होने में सुविधा जरूर हुई। आगे, भाषा परिष्कार। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा परिष्कार के क्षेत्र में अपने नाम महावीर को सार्थक कर दिया। काव्य क्षेत्र से ब्रजभाषा का पांव उखाड़ दिया और हिंदी को गद्य एवं पद्य के क्षेत्र में अंगद का पांव बना दिया। भाषा की एक रूपता के लिए परिष्कार और संस्कार का कार्य हरिऔध गुप्त जी के सहयोग से पूरा किया। खड़ी बोली को व्याकरण सम्मत बनाया, वाक्य विन्यास को शुद्ध किया और विभक्तियों के संदर्भ में अपने विचार रखे। इनका अविस्मरणीय प्रयास इसलिए भी है, इन्होंने खड़ी बोली को हिंदी भाषा के रूप में विकसित, प्रौढ़ और प्रतिष्ठित करने में सफलता पाई। छंदों का सफल प्रयोग। खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने में छंदों का बाधक बनने का तर्क ब्रजभाषा समर्थकों ने दिया था। इस युग के कवियों ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। हिंदी, उर्दू, संस्कृत के विभिन्न छंदों को इन कवियों ने आवश्यकतानुसार ग्रहण किया और उसका सफलतापूर्वक प्रयोग करके आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। नवीन छंदों के निर्माण में इन कवियों ने बहुत प्रयास किया। इसका कारण यह था कि उसका सारा ध्यान भाषा संस्कार में लगा हुआ था। अब अंतिम प्रवृत्ति, गद्य विधा का विकास। द्विवेदी युग में आकर हिंदी भाषा व्याकरण सम्मत हो गई, संस्कृत निष्ठ हो गई, शब्दावली का विपुल भंडार सामने आया। हिंदी में नए लेखकों को, खासकर मेधावी और विचारशील लेखकों को प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप नाटक, कहानी, उपन्यास, समालोचना, रेखाचित्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, विज्ञान आदि विविध विषयों पर हिंदी में ग्रंथों का प्रणयन हुआ। जैसे जयशंकर प्रसाद जैसे नाटककार, पंडित पद्म सिंह शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे समालोचक, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जैसे कथाकारों के आगमन ने हिंदी गद्य को स्तरीय और त्वरित विकास की गति ज़्यादा तेज कर दी। हिंदी भाषा की दरिद्रता समृद्धि में बदल गई। इसलिए यह द्विवेदी युग हिंदी भाषा, हिंदी काव्य और हिंदी गद्य की दृष्टि से आधुनिक काल का सबसे महत्वपूर्ण युग है। हिंदी साहित्य द्विवेदी जी के प्रयासों के प्रति ऋणी रहेगा। उन्हें हिंदी भाषा के विकास के क्रम में व्यक्तिक आलोचनाएं, आक्रोश और विरोध के थपेड़ों से निरंतर जूझना पड़ा, लेकिन वे अपने संकल्प से नहीं डिगे और हिंदी भाषा को गौरव के शिखर पर ध्वजा फहराने तक संघर्ष में डटे रहे। गद्य विधा के विकास में स्तुल्य द्विवेदी युग में निबंध और आलोचना के क्षेत्र में नवीन भंगिमाओं का आविर्भाव होना भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
इस महती विधा का नेतृत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास की प्रतिभा संपन्न लेखनी ने किया। सूत्र शैली में लिखे इनके निबंधों की हर पंक्ति संस्कृत साहित्य के श्लोक की शैली से अर्थ विन्यास और व्यापकता की दृष्टि से साम्य रखती है। इस युग के निबंध लेखन की एक बड़ी विशेषता यह रही है, इसमें विषय की व्यापकता के साथ व्यक्तिकता की प्रवृत्ति को भी प्रमुखता मिली। व्यक्तिकता या निजीपन का आश्रय लेकर आशय वैसे निबंधों से है जिसमें लेखक के अहं तथा उसकी अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं हो। ऐसा इसलिए कि लेखकीय अहंग उसके व्यक्तित्व का परिचायक होता है, निर्माता होता है तथा उसकी स्वच्छंद अभिव्यक्ति उसकी मौलिकता की रक्षिका होती है। शुक्ल जी के साथ ही बाबू श्याम सुंदर दास ने भी वैचारिक निबंध लेखन में अमूल्य योगदान दिया। वैचारिक निबंध की ही एक विशिष्ट दिशा है आलोचना। जब विचारधारा का साहित्य की सीमा में प्रवेश होता है और साहित्य की गुण दोष विवेचना की प्रणाली विकसित करने की अनिवार्यता होती है, तब आलोचना का साहित्यिक अभ्युदय होता है। यह आलोचना साहित्य कभी शास्त्र संपादन करता है, कभी शास्त्र विशेष या इतिहासकार विशेष का विश्लेषण करता है और कभी आलोचना की सीमा में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है। डॉक्टर कृष्णलाल ने आलोचना और साहित्य की 4 श्रेणियां बताई। पहला है साहित्य समीक्षा, दूसरा खोज और अध्ययन, तीसरा समालोचना सिद्धांत और चौथा गंभीर आलोचना। जहाँ तक आलोचना साहित्य का द्विवेदी युग में विकास का सवाल है, इस युग में अपने शैशव रूप में दिखलाई पड़ता है। फिर भी अमर गीत सा, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, जय तुलसी ग्रंथावली इत्यादि इस युग की प्रवर्तन कृति मानी जाती है। द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में हिंदी साहित्य के कथा साहित्य में महान प्रतिभाओं का उदय हुआ। एक ओर सामाजिक उपन्यासों का सृजन हुआ तो दूसरी ओर ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक चेतना के अतीत को उपन्यासों के माध्यम से उभारा गया। कहानी विधा के संदर्भ में भी महती प्रतिभाओं ने अपनी मेधा का ऐसा उपयोग किया कि उनकी धाक कहानी जगत में आज भी बरकरार है। नाटकों के क्षेत्र में प्रसाद का अभ्युदय भी एक महत्वपूर्ण घटना है। ध्रुवसामनी जैसे नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने भारतीय समाज की एक गंभीर त्रासद समस्या को सामने रखा। इसके अतिरिक्त एकांकी तथा हास्य प्रधान नाटकों की सृष्टि का आरंभ भी इस युग की उपलब्धि है। कुल मिलाकर इस युग ने साहित्य की विविध विधाओं के विकास में न केवल महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपितु उनके विकास के सारे आयामों को गति एवं स्वस्थ दृष्टि भी प्रदान की। धन्यवाद।